जो वीर हो, साहसी हो, जिसमें उसकी भांति महत्वाकांक्षा हो, जिसमें गणतंत्रवादी नीतियों की दुर्बलता ना हो और उसमें अपना साम्राज्य स्थापित करने की शक्ति हो। अपनी तलवार के बल पर वो साम्राज्य पर शासन कर सके। ऐसा नृशंस राजकुमार कंस के अतिरिक्त दूसरा और कौन मिलेगा? मित्र, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। जरासंध मेरा परम मित्र है। वो कई दिनों से मुझे अपनी राजधानी में बुला भी रहा है। मैं कल ही मगध की ओर प्रस्थान करूंगा। अपने गुप्तचरों के द्वारा मुझे यह सूचना मिली है कि जरासंध इन दिनों अपनी राजधानी में ही है। मगध में तुम्हारा स्वागत है मित्र। तुम्हारे आने से हमारा मान बढ़ गया। मगध नरेश, आपके स्नेह को देखकर हम कृत्य हो गए। आओ पधारो।
बाणासुर, एक पुराना मित्र अकस्मात मिलने चला आए। जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन जीवा से नहीं हो सकता। तुम हमसे कितना स्नेह करते हो, ये तो तुम्हारे स्वागत से ही दिखाई दे गया। स्वागत का तो तुमने समय नहीं दिया। तुम्हारे आने की सूचना कल ही मिली। कुछ पहले समाचार मिल गया होता तो हम तुम्हारे आने की खुशी में सारे नगर को सजा देते। तुम्हारे हृदय में हमारे लिए स्थान है, यही पर्याप्त है। परंतु अब जो बात हम तुमसे कहने आए हैं वो सुनो। कहो मित्र। पिछली बार हमारे राज्योत्सव में जब तुम हमारे यहां आए थे तो तुमने अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की बात कही थी। कोई वर मिला? नहीं मित्र, उसी की चिंता है। अब चिंता छोड़ दो, मैंने एक ऐसा वर ढूंढ लिया है। कौन? मथुरा का युवराज कंस। मथुरा का युवराज? हाँ। बाणासुर, मगध की राजकुमारियां उस उग्रसेन के पुत्र से विवाह करेंगी जो धर्मात्मा अधिक है और राजा कम। अरे उससे बड़े बड़े राजा तो मेरे बंदीगृह में बंद हैं, जिनका मैं तांत्रिक सिद्धियों के लिए नरबलि के रूप में उपयोग करता हूं। जरासंध, बाणासुर जब कोई बात कहता है तो बहुत सोच विचार के कहता है। उग्रसेन धार्मिक प्रकृति का एक निर्बल शासक हो सकता है, परंतु कंस इसके बिल्कुल विपरीत है। वो तुम्हारी तरह एक नृशंस शासक है और वीर ऐसा कि उसने मुष्टि और केश जैसे राक्षसों को मल्लयुद्ध में पराजित करके अपने अधीन बना रखा है। यहां तक कि चाणूर जैसा महाबली, जिसे तुम भी युद्ध में परास्त नहीं कर सके, उसने उसको भी पराजित कर दिया। और अपने रथ के साथ बांधकर जब वो उसको मथुरा में लाया वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा था मित्र। चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही थी। और यहां तक कि उसने इंद्र पर चढ़ाई करके युद्ध में अपनी गदा के एक प्रहार से उसके हाथ से वज्र तक गिरा दिया था। यदि उसके पिता उसको तुरंत वापस लौट आने की आज्ञा न देते तो उसने अमरावती पर भी अपना अधिकार जमा लिया होता। ऐसा ही साहसी है तो उसने अपने पिता की ऐसी मूर्खतापूर्ण आज्ञा का पालन ही क्यों किया? वो विवश था। एक वीर को कैसी विवशता? उसकी विवशता है मथुरा की सेना जो पूर्णतया राजभक्त है। वो उग्रसेन के विरुद्ध किसी भी विद्रोह का साथ नहीं देगी। इसीलिए उसे किसी से सैनिक सहायता की आवश्यकता है। मित्र, सारे आर्यावर्त में ऐसा महत्वाकांक्षी दूसरा राजकुमार नहीं मिलेगा। आज मथुरा मंडल के सभी राजवंशों में वही पुराने युगों की धर्मपरायणता, मानवीय भावनाओं की दुर्बलता का वातावरण है। किंतु कंस ही एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष वीर है जिसे धार्मिक और नैतिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं, जो दया, ममता, करुणा जैसी मानवीय भावनाओं को मनुष्य की दुर्बलता समझता है। इसीलिए मुझे पूर्णतया विश्वास है कि कंस के रूप में किसी महान असुरी शक्ति ने जन्म लिया। उसमें तुम्हारी तरह दिग्विजयी होने की क्षमता है जरासंध। यदि यह संबंध हो गया तो एक समृद्ध राज्य हमारे गुट में आ जाएगा और फिर जरासंध, बाणासुर, भामासुर और कंस के गुट का सामना करने की शक्ति संसार में किसी की भी नहीं होगी। हाँ, ऐसा ही है तो यदि कंस भी हमारे साथ हो जाए तो हम स्वयं मथुरा पर आक्रमण करके
उग्रसेन को समाप्त कर सकते हैं। नहीं मित्र, उसमें एक आपत्ति है। वो क्या? यादवों की एक राजकुमारी कुंती, जिसका विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु के साथ हो गया है। यदि हमने मथुरा पर आक्रमण किया तो हस्तिनापुर की सारी सेनाएं सहायता के लिए वहां पर दौड़ पड़ेंगी और फिर ऐसा भीषण युद्ध होगा मित्र, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमारी थोड़ी सी सहायता से कंस स्वयं मथुरा का राजा बन सकता है, तो अनावश्यक इस युद्ध को क्यों छेड़ा जाए? मित्र, अभी हमें थोड़ी सी कूटनीति की आवश्यकता है। हम तुम्हारी योजना से सहमत हैं मित्र। तो फिर एक चतुर दूत को विवाह का संदेशा लेकर उग्रसेन के पास इस तरह भेजो कि उसे किसी भी बात पर संदेह ना हो। भोजकुल शिरोमणि मथुरा नरेश महाराज श्री उग्रसेन के चरणों में सूत पुत्र मल्लकेतु का प्रणाम स्वीकार हो। हम मगध के राजदूत का स्वागत करते हैं। कहो, आपके महाराज कुशल तो हैं? मगध की प्रजा सुखी और सुरक्षित तो है? महाराज के आशीर्वाद से मगध में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण है। मगध के भाग्य विधाता परम शूरवीर महाराज जरासंध ने अपने अतुल पराक्रम से चारों दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त करके बहुत से राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, जिससे उन राजाओं की धन संपत्ति भी मगध के राजकोष की शोभा बढ़ा रही है। आज छोटा बड़ा कोई राज्य ऐसा नहीं जो मगध नरेश से आंख मिलाने का साहस कर सके। यहां तक कि प्राय सभी राजा महाराज जरासंध के अधीन होने में अपना गौरव समझते हैं। उन्हीं महाराज जरासंध की ओर से मैं एक सुखद प्रस्ताव लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। महाराज की आज्ञा हो तो विनय करूं। आज्ञा है। महाराज, मेरे परम प्रतापी स्वामी महाराज जरासंध ने आपकी सेवा में उनका नमस्कार कहने के बाद यह संदेश भेजा है कि उन्होंने आपके सुपुत्र राजकुमार कंस की वीरता की बड़ी प्रशंसा सुनी है। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजकुमार कंस के साथ करने का निश्चय किया है। उन्होंने यह भी निश्चय किया है कि वो स्वयं मथुरा में पधार कर यही विवाह की सारी रीति पूरी करेंगे, जिससे आपको बारात लेकर मगध की राजधानी राजगीर तक की लंबी यात्रा करने की असुविधा ना हो। आपके महाराज ने हमारी सुविधा और असुविधा की जो चिंता व्यक्त की है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। परंतु लगता है कि उन्हें हमारी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की कोई चिंता नहीं, क्योंकि इस विवाह का निश्चय करने से पहले उन्होंने हमसे अनुमति मांगने की आवश्यकता ही नहीं समझी। क्षमा करें महाराज, मगध नरेश कदापि आपका निरादर करना नहीं चाहते। यदि आपको ऐसा लगा है तो वो मेरी भाषा का दोष होगा। उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, आपको अन्यथा सोचना नहीं चाहिए। वैसे सभी लोग ये जानते ही हैं कि महाराज जरासंध की ओर से यदि कोई मित्रता और आपसी संबंध का प्रस्ताव आए तो उसे अस्वीकार करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। संभलो दूत, तुम एक दूत की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। महाराज जरासंध की मित्रता का मोल सभी जानते हैं, और सभी ये भी जानते हैं कि मथुरा वाले अपने आत्मसम्मान का मोल भी जानते हैं।
तुमने हमसे क्षमा प्रार्थना की है, हमने तुम्हें क्षमा किया। अब तुम राजमहल के अतिथि गृह में जाकर विश्राम कर सकते हो। हम अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके इस विषय से तुम्हें अवगत करा देंगे। जो आज्ञा महाराज। इस संबंध का प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हर प्रकार से सोच समझकर ही स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। महाराज की बात बहुत गंभीर है, परंतु जिस प्रकार अचानक ये प्रस्ताव भेजा गया है, उससे मन में एक अज्ञात आशंका सिर उठाती है। महाराज जरासंध का प्रस्ताव एक प्रार्थना की भांति ही नहीं, एक आज्ञा की भांति भेजा गया है। इससे आत्मसम्मान की भावना को उनका यह तरीका खटकता है। ये सब बातें वृथा हैं। राजनीति ये कहती है कि किसी समस्या को आंशिक रूप से नहीं देखना चाहिए। उसकी जड़ में क्या प्रश्न है, उसका समाधान सबसे पहले करना चाहिए। मैं एक ही प्रश्न आप सबसे पूछता हूं कि महाराज जरासंध जैसे दिग्विजयी सम्राट की मित्रता से हमारे संघ को लाभ होगा या उनकी शत्रुता से? आप मगध नरेश को मित्र रूप में चाहते हैं या शत्रु रूप में? निश्चित ही मित्र रूप में। ऐसे शक्तिशाली सम्राट की शत्रुता को कौन सहन कर सकता है? फिर उसका एक ही उत्तर है कि इस संबंध के द्वारा महाराज जरासंध ने मैत्री का जो हाथ बढ़ाया है, उसे बड़े आदर से स्वीकार किया जाए। उन्होंने हाथ तो अवश्य बढ़ाया है, लेकिन मित्रता का है या प्रधानमंत्री का रूप ऐसा डावाडोल नहीं होना चाहिए। यह प्रस्ताव मैत्री का है अथवा नहीं, यह अनिश्चित सही, परंतु यह प्रस्ताव को ठुकराने से महाराज जरासंध की शत्रुता तो निश्चित है कि नहीं? हाँ, बस तो फिर निर्णय हो गया महाराज। हम चित्रसेन से सहमत हैं। महाराज जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करना ही उचित नीति है। केवल एक राजदूत की उद्दंडता के कारण हमें महाराज जरासंध की नीयत पर शंका नहीं करनी चाहिए। एक शक्तिशाली सम्राट के साथ संबंध स्थापित करके हमें प्रसन्नता होगी। सुना तुमने? युवराज कंस का विवाह निश्चित हो गया है। कहाँ? महाराज जरासंध की दोनों पुत्रियों के साथ। मगध सम्राट के पुत्रों से? असंभव, ये सूचना मिथ्या होगी। अरे इसके पति राजमहल में महाराज के निजी सेवक हैं, उसकी सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। मैं जो कहती हूँ वो सत्य है। तब तो बड़ा भाग्यवान है हमारा युवराज। युवराज भी भाग्यवान है और महाराज उग्रसेन भी। आर्यावर्त के सबसे बड़े सम्राट के साथ संबंध जोड़कर मथुरा नरेश का स्थान बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये मथुरा के लिए गौरव की बात है। इतने बड़े साम्राज्य के साथ संबंध जोड़ने से मथुरा राज्य की शक्ति में वृद्धि होगी। ये वृद्धि मथुरा राज्य की होगी या कंस की, यही देखना है। अखरूर जी, आप सर्वदा आशंकित ही रहते हैं, कभी आश्वस्त भी रहा कीजिए। महाराज, जब तक हमारे राजकुमार वसुदेव बंदी न रहकर भी एक बंदी का जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं, तब तक हम आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? हमें तो कंस की हर बात में कोई चाल दिखाई देती है। वाह वाह मित्र वाह, तुमने बहुत बड़ा काम किया। प्रधानमंत्री और बाकी सलाहकारों ने हमारी योजना को ही निष्फल कर दिया था। चित्रसेन ने अपनी वाक्पटुता से पासा ही पलट दिया। हा हा। हम वचन देते हैं, राज सिंहासन पर बैठते ही हम तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ये महाराज की कृपा होगी। महाराज? हा हा, हम अभी महाराज नहीं हुए। मेरी दृष्टि में तो आप आज से ही मथुरा के महाराज हैं। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय!
परम गुरु महर्षि गर्ग की सेवा में उनके शिष्य लोमहर्षण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। वत्स, आसन ग्रहण करो। कहो, सब कुशल तो है? गुरुदेव, आप ही की आज्ञा अनुसार मैं मथुरा का राजपुरोहित बनकर महाराज उग्रसेन की सेवा कर रहा हूं। आप ही के आदेश अनुसार जब मैंने राजकुमारी देवकी का विवाह कुमार वसुदेव से संपन्न कराया तो मेरे हृदय में प्रसन्नता की एक ज्योति जगमगा उठी। मुझे लगा मेरे द्वारा एक दैवी कार्य संपन्न हुआ है। वो तो एक दैवी कार्य ही था वत्स। उन्हीं के संजोग से तो ये ज्योति उत्पन्न होगी तो सारी सृष्टि को प्रेम और भक्ति के उज्जवल प्रकाश से आलोकित कर देगी। ये तो तुम्हारा सौभाग्य था कि ये पुनीत कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न हुआ। वो सब आप ही की कृपा का फल था गुरुदेव। परंतु अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य होने वाला है जिससे उस राजकुल का अहित होता दिखाई दे रहा है। अर्थात युवराज कंस का विवाह महाराज जरासंध की दोनों पुत्रियों के साथ। महाराज उग्रसेन ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है, परंतु वो नहीं जानते कि इससे आगे चलकर उन पर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारा आभास सत्य है। इस विवाह से राजा और प्रजा दोनों दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में आदेश लेने आया हूं गुरुदेव कि इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। तुम तो राजकुल के पुरोहित हो। तुम्हारा कर्तव्य हर मंगल कार्य को पवित्र वैदिक रीति से संपन्न कराना है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो इसमें कहीं मंगल नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल और अमंगल की परिभाषा करना हमारा काम नहीं, परंतु एक बात ध्यान में रखो, जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। कंस और जरासंध दो आसुरी शक्तियों का मिलन विनाशकारी भी है और मंगलकारी भी। मंगलकारी? हाँ, वर्तमान की सीमा से बाहर निकलकर भविष्य के आकाश से जब तुम इन घटनाओं को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आकाशवाणी ने जिस तारनहार के आने की सूचना दी है वो अवतार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक पापियों के पाप का घड़ा पूर्ण रूप से भर नहीं जाएगा। अतः इस पाप का घड़ा जल्दी भरने में ही इस संसार का मंगल है। इसलिए इन पाप की शक्तियों को और बढ़ना होगा और प्रजा को और दुख सहने होंगे। और आप जैसे सिद्ध, संत, महात्मा चुपचाप उन निर्दोष मानवों का दुख देखते रहेंगे? वत्स, कई बातें प्रभु की माया से प्रेरित होकर घटती हैं। ज्ञानी उनमें दखल नहीं देते। गुरुदेव, आपने कंस को आसुरी शक्ति कहा है, परंतु वो तो असुर कुल से नहीं है। वो असुर की ही संतान है। तो क्या महाराज उग्रसेन असुर कुल के हैं? नहीं, महाराज उग्रसेन नहीं। कंस का वास्तविक पिता असुर ही है। तो क्या कंस महाराज उग्रसेन की संतान नहीं? ये क्या भेद है गुरुदेव? कृपया मुझे अपना अनुचर मानकर मेरे इस अज्ञान को दूर करें गुरुदेव। ये एक गुप्त भेद है जिसे सुनकर उसे गुप्त ही रखना आवश्यक है,
क्योंकि इसमें महाराज उग्रसेन जैसे देव पुरुष की कुल कीर्ति पर कलंक लग सकता है। तो सुनो वत्स, युवा अवस्था में ही महाराज उग्रसेन का विवाह राजकुमारी पद्मावती से हुआ था। एक दिन महारानी अपनी सखियों के साथ